हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंड इन्वेस्ट। तो आज एक हम ऐसे शेयर की बात करेंगे जिसके बारे में अभी बहुत सारी डिमांड है, लगातार न्यूज़ है और वो शेयर लगातार कई दिनों से सर्किट लग रहे हैं उस पर और वो बड़ा तेज़ी से बढ़ रहा है। उसके बारे में बहुत सारे लोगों के मन में सवाल हैं कि अभी इसको बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अगर जिसने बहुत ही नीचे ख़रीद लिया था उसको होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आगे अभी इसकी क्या प्राइसेस हो सकती हैं, इसका फ्यूचर क्या है, इस तरह को लेके कई सारी चीज़ें हैं। तो उस शेयर के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली हम आज बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो आपको जैसे पता ही होगा कि आलोक इंडस्ट्रीज में लगातार बहुत तेज़ी बनी हुई, तो बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। आगे बढ़ें उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा चैनल है ट्रेंडी इन्वेस्ट, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ साथ जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है ट्रेंडी इन्वेस्ट के नाम से ही है, आप उसको ज़रूर ज्वाइन करिए। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उससे क्या बेनिफिट होगा कि आप जब ट्रेड करते हैं, चाहे वो इंट्राडे में हो, चाहे इन्वेस्टमेंट करना हो आपको, उन सब के लिए टेलीग्राम पे बहुत ही डिटेल में अपडेट की जाती है, प्रॉपर उसके सारी रिसर्च के साथ बहुत ही डिटेल में बताई जाती है। तो आप अगर इंट्राडे में भी ट्रेडर हैं तो आपको वहाँ पे बहुत ही अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करिए। अब अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम आज बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में कि आलोक इंडस्ट्रीज़ में किस तरह की संभावनाएँ बनती हैं, आलोक इंडस्ट्रीज़ में क्या करना चाहिए, उसके साथ साथ क्या आगे स्कोप है उसका, अभी जी चीज़ें हैं वो कैसे टर्न अराउंड हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम बात करेंगे। तब देखिए, जैसे आपको सब पता होगा कि आलोक इंडस्ट्री जो थी बहुत ही पहले इसी 52 वीक के उसका जो लो है आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 1.36 का ही लो है। उसके बाद इस ईयर में वो बहुत टाइम तक 3.5 रुपये के आसपास ही पड़ा रहता था, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं देखी जाती थी। लेकिन फिर अभी अचानक से उसमें एक मूवमेंट आई है। अब ऐसी मूवमेंट क्यों है, ये इसमें कितना तेज़ी बनेगा, ये सब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको हम डिटेल में बात करेंगे। अब जैसे कि आप जानते हैं कि आलोक इंडस्ट्री जो था बहुत पहले ही ऐसे और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कंपनी है और ऐसे डेड पड़ी रहती थी, लेकिन बाद में रिलायंस इंडस्ट्रीज में मुकेश अंबानी ने उसमें अपना इन्वेस्टमेंट किया जब वो NCLT में थी और अंडर सर्विलांस चल रही थी। आपको पता होगा शायद कि ये एडिशनल सर्विलांस में थी, जो लेवल होता है इसका मेजर 2 में थी और उसमें एक बहुत ही ऐसा था कि इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन उसके बावजूद फिर रिलायंस इंडस्ट्री ने स्टेप इन किया और उसमें एक इन्वेस्टमेंट करके कंपनी को बाई किया। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, कैसी कैसी चीज़ें हैं, बहुत सारे उसको हम डिस्कस करते हैं। तब यहाँ पे देखिए, अभी आलोक इंडस्ट्री जो है उसकी जो मार्केट कैप है करंट में वो 4,952 करोड़ रुपए की है। ठीक है, करंट प्राइस जो है अभी कल की फ्राइडे की क्लोजिंग वो 22.40 रुपये पे है। बुक वैल्यू माइनस में ट्रेड कर रही है 67.29 पे। उसके साथ साथ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी -6.2 पे स्टैंड करता है। 52 वीक लो आपको पता है 1.36 है और हाई जो है 33.6 का है। डिविडेंड के डेटा अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि कोई ऐसा टर्न अराउंड हुआ नहीं है, कंपनी में कोई बहुत ज़्यादा बिजनेस हुआ नहीं, अभी कंपनी लॉस में ही है। तो इस तरह की चीज़ें अभी उम्मीद नहीं की जा सकती। हाँ, सेल्स ग्रोथ भी अभी तक माइनस में बनी हुई है, जो इसमें एक कंसर्न का विषय है कि इसकी फेस वैल्यू 1 रुपये पे है। अब अगर हम बात करेंगे कि इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, क्वार्टर्स हैं, वो कैसे हैं और उसमें क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन उसके पहले हम आपको 2 चीज़ें ज़रूर बात करेंगे। वो है पीयर कंपैरिजन, जो इसकी कंपनियां हैं जो इसके साथ compete कर रही हैं, जिसके साथ आलोक इंडस्ट्रीज़ को compete करना है। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि जो ये कंपनीज हैं, पीयर कंपनीज, उन्होंने 1 साल में और 3 साल में किस तरह के रिटर्न पोस्ट किए हैं। ठीक है, तो अब अगर आलोक इंडस्ट्रीज की बात करिए तो 22.40 रुपये पे है, पी इसका भी नहीं हो सकता। बॉम्बे डाइंग देखिए 67 रुपये पे ट्रेड कर रही है और 0.96 पे है उसका। ठीक है, उसकी मार्केट कैप केवल 1400 करोड़ रुपए की है। और विशाल फैब्रिक्स को आप देखिए कि विशाल फैब्रिक्स का मार्केट कैप 1163 करोड़ रुपए का है। स्टॉक प्राइस जो है 265 रुपये पे 35 के PE पे है। तो मैं इस बात को बहुत ही एक आप कह सकते हैं कि एनालिसिस के साथ या बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि विशाल फैब्रिक जो है बहुत ही ओवर वैल्यूड शेयर है। ठीक है, विशाल के स्टोर्स हैं, ठीक है, सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी ओवर वैल्यूड शेयर है। मुझे नहीं लगता कि इस मार्केट कैप पे या इस PE रेशियो पे इसमें कोई एक इन्वेस्टमेंट बनता है। उसके साथ साथ CRM सेल को देखिए 135 रुपये पे ट्रेड कर रहा है 6.69 के PE पे, और गणेश एक्सेल पे जो है वो 187 रुपये पे ट्रेड करता है। इसके साथ साथ ऑर्बिट एक्सपोर्ट है, वो भी 5.96 के PE पे 57 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप देखिए केवल 157 करोड़ रुपए की। तो अगर इन सब से कंपेयर करिए तो आलोक इंडस्ट्री जो है आपको कहीं ना कहीं थोड़ा ऊपर दिखाई देता है कि एक कंपनी अभी टर्न अराउंड प्रोसेस में है, मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है। अभी इसकी मैं आपको सेल्स फिगर वगैरह सारी चीज़ बताऊंगा तो आपको खुद लगेगा हाँ चीज़ें कैसी हैं। अब अगर आप देखिए तो इसमें अब हम क्वार्टरली रिजल्ट को अगर देखते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि जो इसके पीयर्स हैं उसका प्रॉफिट क्या है। अब आप अगर इसको देखिए
तो एक साइड हमने एक फर्स्ट ईयर 1 साल का रिटर्न रखा है, उसके साथ साथ दूसरा मैंने आलोक इंडस्ट्रीज का रखा है। तो अब 3 साल का रिजल्ट रखा है। अब आलोक इंडस्ट्री देखिए 1 साल में जो उसका रिटर्न दिखा रहा है वो 564.79 यानी 564% का दिखा रहा है। गिनी सिल्क है उसका 90.47% का रिटर्न है। जेसीटी 55 पॉइंट का रिटर्न दे रहा है। एंजल फाइबर्स जो है 54.13 का है, ठीक है। इसके साथ साथ फेलिक्स ग्लोबल है वो 42 का रिटर्न दे रहा है। रीवा टेक्सटाइल है 36 का रिटर्न दे रहा है। इन सब में अगर देखिए तो आलोक इंडस्ट्रीज 1 साल में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। उसके साथ साथ अगर हम 3 साल के रिटर्न पे देखें तो आलोक इंडस्ट्री 656.41% के रिटर्न पे स्टैंड कर रहा है, ठीक है। स्पोर्ट किंग है वो 1330% के रिटर्न पे है। लेकिन इसके साथ साथ एक फैक्टर ये भी आपको देखना पड़ेगा कि स्पोर्ट किंग हो गए या कैंटाबिल हो गया, इन सब की स्टॉक प्राइसेस कैसे हैं, उनके और फैक्टर कैसे हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। अब अगर हम बात करेंगे कि जो इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं क्वार्टर्स के बारे में उसको, तो अगर आप देखिए कि सितंबर 2019 का क्वार्टर और दिसंबर 2019 का क्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो जो इनकी सेल्स फिगर थी वो 841 करोड़ रुपए और 873 करोड़ रुपए पे स्टैंड करती थी। एक्सपेंसेस देखिए इनके बहुत ज़्यादा थे, 854 करोड़ रुपए थे सितंबर 2019 में और दिसंबर 2019 में वो बढ़ के 910 करोड़ हुआ, ठीक है। अब अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो सितंबर 2019 में 165 करोड़ निगेटिव था, सितंबर 2019 में वो बढ़ के -194 करोड़ हुआ। अब अगर नेट प्रॉफिट की बात करिए, चूँकि कंपनी निगेटिव है तो टैक्स बनता नहीं। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी सितंबर 2019 में -165 करोड़ और दिसंबर में -194 करोड़ हुआ। अब अगर हम पीएल की बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, तो देखिए इनकी सेल्स देखिए मार्च 2019 का जो ईयर एंड हुआ उसमें 3,352 करोड़ रुपए की सेल्स है इनकी। एक्सपेंसेस देखिए 3,481 करोड़ रुपए थे मार्च 2019 में। मार्च 2018 में अगर हम चलते हैं तो सेल्स इनकी 5,554 करोड़ रुपए, लेकिन जो एक्सपेंसेस थे वो 19,083 करोड़ रुपए थे। यानी आप देखिए कि इनके एक्सपेंसेस कितने ज़्यादा हैं और यही एक सबसे कंसर्न है आलोक इंडस्ट्रीज में। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो मार्च 2019 में आप देखिए 2,076 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था और मार्च 2018 में आप देखिए तो 18,569 करोड़ का लॉस था। तो अगर आप देखिए नेट प्रॉफिट की हम बात करते हैं तो 2018 का जो ईयर एंड हुआ वहाँ से अगर बात करते हैं तो मार्च 2019 में 2,076 करोड़ रुपए के प्रॉफिट पे स्टैंड कर रही है कंपनी। अब देखिए यहाँ पे इशू क्या बन रहा है कि जो आलोक इंडस्ट्रीज है उनके पास जो पूरा लॉस है एक्यूमुलेटेड लॉस वो करीब 30.83 बिलियन रुपए में है, ठीक है। अब ये एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। अब लेकिन यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस बात को उम्मीद करते हैं कि आलोक इंडस्ट्रीज में आने वाले टाइम में एक टर्न अराउंड दिखेगा और कंपनी के लॉसेज जो हैं वो कम हो जाएंगे, उसके साथ साथ ये प्रॉफिट में आ जाएगी। इसके साथ साथ जो इशू है आलोक इंडस्ट्रीज़ के साथ जो वो ये है कि आलोक इंडस्ट्रीज़ के एक्सपेंसेस जो हैं वो बहुत ही हाई हैं, इतने हाई हैं कि जो इनकी इनकम हो रही है उससे कई गुना ज़्यादा इनके एक्सपेंसेस हैं और ये एक बहुत इशू की बात होती है किसी भी कंपनी के लिए। तो अगर हम इस पे एनालिसिस करते हैं तो जो करंट में आलोक इंडस्ट्रीज है उसका आपका ऑपरेटिंग जो एक्सपेंसेस है या ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो करीब 31 बिलियन रुपए पे यानी 3,100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का स्टैंड करता है जो कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो। अब अगर देखिए कि जो इनकी ये कैश बर्निंग है ये इसी हिसाब से कंटिन्यू रहती है, कैश इसी हिसाब से इनके पास जाते रहते हैं और इनकम नहीं बढ़ती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी आगे बहुत ज़्यादा दिन तक परफॉर्म नहीं कर पाएगी और इसमें इशू होगा। दूसरा आलोक इंडस्ट्रीज़ के साथ प्रॉब्लम क्या है, आलोक इंडस्ट्रीज़ के साथ जितनी कंपनियां compete कर रही हैं वो कहीं न कहीं प्रॉफिट में है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमेशा से माना जाता है कि एक प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री रही है, तो आलोक इंडस्ट्रीज़ के जितने कंपटीटर हैं वो प्रॉफिट में है, पॉजिटिव अर्निंग पर शेयर के साथ है, उनका EPS पॉजिटिव है। आलोक इंडस्ट्रीज़ के साथ ये एक बहुत ही निगेटिव चीज़ है कि उनके EPS के साथ साथ उनका जो अभी प्रॉफिट रेशियो है वो सही नहीं हुआ है। अब अगर देखिए लास्ट ईयर का जो ऑपरेशन एक्सपेंसेस है, जैसे मैंने आपको बताया 2019 की अगर हम बात करते हैं तो ऑपरेशन एक्सपेंसेस इनका कम हुआ है, ठीक है। तो अब ऑपरेशन एक्सपेंसेस जो कम हुए हैं वो करीब 22-23% से ज़्यादा कम हुए हैं। तो इससे ये कहीं ना कहीं एक चीज़ साबित होती है कि आलोक इंडस्ट्री जो है वो एक सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है और हो सकता है कि फ्यूचर में चीज़ें और अच्छी हो जाएं और आलोक इंडस्ट्रीज़ को एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिले। अब अगर आप देखिए कि कंपनी की जो ग्रॉस सेल्स है, ठीक है, ग्रॉस सेल्स रफली
33,700 करोड़ के आसपास है टोटल सेल्स। अब अगर हम उसमें टोटल इनकम की बात करते हैं तो वो 34,405 करोड़ की है। तो इसमें अगर आप देखिए तो और उसके साथ साथ जब आप एक्सपेंसेस काउंट करते हैं तो वही जो है जो एक फैक्टर है जो आलोक इंडस्ट्रीज को लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर हम बैलेंस शीट के लिए बात करेंगे उसके पहले हम थोड़ा सा इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखते हैं। तो देखिए 3 ईयर में -36 पॉइंट का इसका सेल्स ग्रोथ रही है, 5 साल में 30% की ग्रोथ रही है, 10 और 10 सालों में 1% की ही ग्रोथ रही है। अगर हम स्टॉक प्राइस CAGR की बात करते हैं या रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी वैसे भी अभी कोई मायने नहीं रखता। स्टॉक प्राइस की जो CAGR है उसमें हम देखते हैं तो 10 साल में 2.23%, 5 ईयर्स में 29.93% पे स्टैंड करता है। हम बैलेंस शीट की अगर बात करेंगे तो देखिए बैलेंस शीट में अगर आप इसकी लायबिलिटी देखिए, सबसे पहले आप इसकी बारोइंग देखते हैं। तो जो देखिए बारोइंग जो है मार्च 2019 में आप कितना था, 25,349 करोड़ रुपए की बारोइंग थी। वो घट के सितंबर 2019 में 23,815 करोड़ की हो गई। यानी कहीं ना कहीं आप देखिए कि थोड़ी बहुत इनकी बारोइंग कम हुई है। और वहीं पे जो अदर लाइबिलिटीज़ है वो 7,286 करोड़ से बढ़ के 8,890 करोड़ रुपए हो गई। तो यहाँ पे रिलायंस आलोक इंडस्ट्रीज की सबसे प्रॉब्लम वाली बात यही है कि उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं और ये कहीं ना कहीं कैश बर्न हो रहा है उनका। तो वो देखना पड़ेगा कि आलोक इंडस्ट्रीज किस हिसाब से कैश को संभालती है, किस हिसाब से अपने कैश बर्निंग को कंट्रोल करती है। अगर इन्होंने कैश को कंट्रोल कर ले गए तो कंपनी में एक बहुत ही अच्छा रिवाइव दिखेगा, क्योंकि इनकी जो सेल्स ग्रोथ है बहुत अच्छी है, सेल्स इनकी अच्छी हो रही है, इनकम ठीक है। तो एक बार जब एक्सपेंसेस संभल जाएंगे तो इनके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर हम बात करेंगे कि जो कंपनी है उसके प्रमोटर्स कैसे हैं, प्रमोटर की होल्डिंग क्या है, ठीक है, तो आप देखिए कि मार्च में कंपनी के पास 2019 में आप देखिए 9.95% की होल्डिंग थी। वो कंटिन्यू बनी हुई थी दिसंबर 2019 तक, लेकिन उसके बाद देखिए फरवरी में वो 6.14% हो गई और अभी मार्च 2020 के आसपास भी वही भी उतनी ही होल्डिंग बनी हुई है। उसके साथ जो अदर पार्टीज़ हैं उनके पास 90.6% के आसपास की होल्डिंग है और जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है या DIIs होते हैं उनके पास 2.23% की होल्डिंग है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग जो है वो 1.01% की है। तो अब ये देखिए ये कहीं ना कहीं क्या आपको दर्शाता, उसमें एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जो प्लेज होल्डिंग है वो 6.1% है प्रमोटर की। तो जो इनकी होल्डिंग है वो भी प्लेज की हुई है। तो अब ये एक पॉइंट आपके मन में ज़रूर आना चाहिए कि इस तरह के पैटर्न होने के बाद आलोक इंडस्ट्रीज का फ्यूचर कैसा है। हालांकि अभी पॉइंट आपके मन में ये होना है कि आलोक इंडस्ट्रीज पे क्या इस प्राइस पे 22 रुपये के आसपास इन्वेस्ट करना चाहिए या थोड़ा वेट करना चाहिए, वो मैं आपको थोड़ा आगे बताऊँगा। हाँ, अभी क्वेश्चन ये है कि जिनके पास होल्डिंग्स पड़ी हुई है नीचे से 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये से, उनको क्या करना चाहिए, शेयर अभी आगे कहाँ जा सकता है, किस हिसाब से इसके स्कोप है। अब हम थोड़ा सा NSE का जो डेटा है हम अगर उसकी बात करेंगे तो देखिए NSE पे मैंने 14 मई से लेकर 5 जून तक का एक डेटा निकाला कि उसमें किस तरह की ट्रेडिंग हुई, कैसे वॉल्यूम लगे हैं और क्या किस तरह की ट्रेडिंग हो रही है। तो आप देखिए कि अगर 14 मई को तो करीब करीब 6,67,327 की वॉल्यूम थी ट्रेडिंग की, वो 15 को बढ़ के 7,20,000 हो गई। लेकिन आप अगर हम यहाँ पे आते हैं 12 रुपये 70 पैसे पे अगर हम आते हैं जब सर्किट लगा था, उसके बाद देखिए कि 19 मई को है वहाँ पे 5,75,000 की वॉल्यूम थी। लेकिन आप देखिए 20 मई को, देखिए 20 मई को ये वॉल्यूम कितना तेज़ी से बढ़ा और इसकी वॉल्यूम देखिए कितना हो गया। 20 मई को 5,81,00,000 का वॉल्यूम लगता है। उसके साथ साथ 21 मई को 1,52,00,000 का वॉल्यूम लगता है। 22 मई को फिर से 67 लाख का ट्रेडिंग होती है। तो आप देखिए ये मैं शेयर्स बता रहा हूँ, वैल्यू नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप समझिए कि ट्रेडिंग लगातार हो रही है, शेयर्स लगातार खरीदे जा रहे हैं। लेकिन अब पॉइंट यहाँ पे एक चीज़ ये आता है, कई बार आपने मार्केट में देखा होगा कि कई लोग, देखिए यहाँ पे आप एक चीज़ समझिए कि 90% जो होल्डिंग है वो ऐसे ही लोगों के पास पड़ी हुई है डोमेस्टिक मार्केट में। तो बहुत बार आपने देखा होगा कि मार्केट में ऑपरेटर क्या करते हैं कि वो लोगों को फंसाने के लिए शेयर को लगातार चलाते रहते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर होता है वो लगातार खरीदता जाता है, लेकिन जो बाद में ऑपरेटर्स होंगे या जो बड़े प्लेयर्स होंगे उस स्टॉक को डंप करेंगे और उसमें अचानक से आपको गिरावट देखने को मिलती है। तो
जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो फंस जाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं देखिए ट्रेडिंग लगातार बना हुआ है, लेकिन आप ऊपर अगर आप चाहते हैं तो 1 जून से लेके 5 जून के आसपास जो देखिए तो वॉल्यूम बहुत ही तेज़ी से कम हुआ है। अब इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि लगातार सर्किट लग रहे हैं तो बहुत सारे लोग उसको बाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक बहुत ही बड़ा रीज़न हो सकता है कि इसके बाई न होने का, क्योंकि जो सर्किट शुरू हुआ वो कहीं ना कहीं आपका 27-28 मई के बाद से ही सर्किट शुरू हुए हैं लगातार, और उस वजह से वॉल्यूम कम हो गया। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा सचेत रहने वाला है कि क्या आलोक इंडस्ट्रीज़ में यहाँ पे बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब अगर हम थोड़े इसके चार्ट की बात करते हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ की, तो देखिए चार्ट में अभी इसमें आपको कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल सकता, क्योंकि 3 रुपये 80 पैसे के बाद लगातार ये बढ़ता चला रहा है। इस साल में ही सारी ग्रोथ दिखी है, तो चार्ट में अभी ऐसा कोई एक पैटर्न, कोई ऐसा एक चार्ट पे कोई प्रिपरेशन नहीं हो सकती, कोई एनालिसिस नहीं हो सकती कि आपको चार्ट के थ्रू ये पता चले कि स्टॉक में क्या होने वाला। तो जो जितनी भी सारी एनालिसिस है वो फंडामेंटल पे ही डिपेंड करती है कि फंडामेंटली इस शेयर में क्या किया जा सकता है। तो देखिए मेरी पर्सनल एनालिसिस ये कहती है कि आने वाले कुछ टाइम में जून के 15 जून 20 जून के आसपास तक हो सकता है, या उसके पहले भी आपको ये शेयर 30 रुपये के आसपास देखने को बहुत ही आसानी से मिल सकता है, क्योंकि अभी इसमें ऐसी कोई गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर किसी, अब सर्किट लगातार लग रहे हैं, आप बाई तो ऐसे भी नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आप इसको बाई करने की सोच भी रहे हैं तो थोड़ा सा वेट करिए। अगर जब सर्किट ओपन होने लगता है तो मान लीजिए कि अगर थोड़ा सा नीचे गिरावट होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि नीचे थोड़ी बहुत गिरावट ऐसे नहीं होगी, क्योंकि नीचे भी गिरावट होगी तो सर्किट ही लगने शुरू होंगे। और अगर सर्किट लगता है, 2 सर्किट लगते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप तुरंत जंप करिए और उसको बाई कर लीजिए। थोड़ा सा वेट करिए, शेयर को एक बार और सस्टेन कर लेने दीजिए। हो सकता है कि ऊपर जाने के बाद फिर से 14-15 रुपए के आने के चांसेस बनते हों, तो आप वहाँ पे बाई करिए। तो उससे क्या होगा कि आपके पास फेयर एक वैल्यू पे आप ट्रेड भी कर लोगे, इन्वेस्टमेंट आपका मेंटेन रहेगा और आपके पास आसानी से उसकी बाइंग रहेगी। हाँ, जो ऐसे लोग हैं जो 3 रुपये 80 पैसे 4 रुपये से इसको ख़रीद के रखे हुए हैं, वो अपने शेयर को होल्ड करिए। 30 रुपये चला जाए तब भी, अगर देखिए आपकी अपनी चॉइस है कि अगर आपको लगता है कि आप उसको सेल करके प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो आप बुक कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप उसको लॉन्ग टर्म में होल्ड रखना चाहते हैं तो आप उसको ज़रूर होल्ड करके रखिए। अगर वो नीचे गिरता है 14-15 रुपये भी आ जाता है तब भी आप उसको होल्ड रखिए, क्योंकि इस बात के बहुत ही फेयर चांसेज हैं कि आने वाले कुछ सालों में आलोक इंडस्ट्रीज़ में आपको रिवाइवल ज़रूर दिखेगा और चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। इस बात के बहुत ही फेयर चांसेज हैं। इसी वजह से बहुत सारे लोग इसको बाइंग कैटेगरी में रखते हैं और मानते हैं कि आलोक इंडस्ट्रीज आने वाले टाइम में एक अच्छा रिटर्न देगा। तो अगर थोड़ी बहुत गिरावट भी होती है तो आप अपने शेयर को होल्ड रखिए, क्योंकि अब आपने 4 रुपये पर ख़रीदा है तो आपको वापस से 4 रुपये पर इतनी जल्दी तो नहीं मिलने वाला है। तो जिन्होंने लेके रखा है वो होल्ड करें, जिन्होंने अभी लेने की सोच रहे हैं कि मुझे इस पर पोर्टफोलियो बनाना है, होल्डिंग बनानी है, तो वो वेट करें एक प्रॉपर टाइम का, तभी इन्वेस्ट करें। क्योंकि इन सब शेयरों पे न्यूज़ बेस्ड में अगर कोई अचानक से तेज़ी होने लगे, वहाँ पे जंप करना ठीक चीज़ नहीं होता इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से। आप अगर ट्रेडर हैं, आप इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अलग बात है कि आपने ट्रेड किया, एक जहाज़ चला जा रहा है, आप उस पर कूदे, थोड़ी दूर पहुंच गए और आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए कि शेयर को सेटल होने दीजिए, चीज़ें सही होने दीजिए, उसके बाद बाई करिए। तो फिलहाल अभी देखिए आलोक इंडस्ट्रीज पे ऐसा कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है कि मैं आपको एग्जैक्टली बता दूं कि आपको ये करना चाहिए या इस लेवल पे बाई करना चाहिए। तो मेरी एडवाइस बस केवल इन 2 लोगों के लिए है जिन्होंने अभी होल्डिंग लेके रखी है, वो होल्डिंग बना के रखिए। 30 रुपये के आसपास तो कम से कम आने ही दीजिए, उसके बाद अपने डिसीजन लीजिए। जो लोग पोजीशन बनाना चाहते हैं वो वेट करें, राइट टाइम का वेट करें। हो सकता है कि आने वाले टाइम में अगर आलोक इंडस्ट्रीज में कोई ऐसा लेवल दिखेगा जहाँ पे बाइंग पैटर्न बनेगा, जहाँ पे बाई करके होल्ड करना चाहिए, तो आपको दोबारा से एक वीडियो और बना के आलोक इंडस्ट्रीज पे मैं इसको अपडेट करने के लिए डालूंगा कि आपको अब यहाँ पे अपनी होल्डिंग बनानी चाहिए। तो शायद उस टाइम तक आपको वेट कर लेना चाहिए। और जाते जाते मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो एनालिसिस है पूरी, ये जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, ये केवल आपको एजुकेट करने के लिए दी जा रही है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करिए। इसके साथ जो हमारा ये चैनल है ट्रेंडी इन्वेस्ट का यूट्यूब पे, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम का हमारा चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए। अगर आप ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडर हैं या कमोडिटी के ट्रेडर हैं तो आप टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारी प्रीमियम सर्विसेज के लिए। प्रीमियम सर्विसेज में हम बहुत ही अच्छी ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमारे साथ कई अच्छे ट्रेडर्स जुड़े हुए हैं और वो लोग लगातार डेली बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं, कई गुने प्रॉफिट बना रहे हैं। अपने पोर्टफोलियो में कई % रिटर्न आते हैं डेली के। तो अगर आप प्रीमियम सर्विस लेना चाहते हैं तब भी आप टेलीग्राम से हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हम अपने ग्रुप में ज़रूर देखेंगे और जल्दी देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।